बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी दोस्त के कहने पर हाशिम की शादी में गई थी। मेरी दोस्त ने कहा था कि अगर हाशिम ने किसी और से शादी की तो वो मर जाएगी। जब हाशिम का निकाह होने लगा तो मैंने शोर डाल दिया और निकाह तोड़ने के लिए कहा कि मैं हाशिम के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये सुनते ही लड़की वालों ने हाशिम और उसके घर वालों को बुरा भला कहते रिश्ता तोड़ दिया। मैं भी खामोशी से वहां से निकलने लगी जब हाशिम ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और निकाह खान से बोला, मेरा निकाह इस लड़की से होगा। मेरे होश उड़ गए जब सबके सामने जबरदस्ती हाशिम ने मुझसे, खबरदार जो तुमने एक कदम भी यहां से बाहर निकाला मैं तुम्हारी यहीं पर ही जान निकाल दूंगा। वो हलक के बल चिल्लाया था। मुझे लगा कि मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने शिकायती नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखा जो उस वक्त बहुत ही गुस्से से मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने एक नौकरानी को आवाज दी और उसे कहने लगा, बीबी जी को जल्दी से अंदर लेकर जाओ। थोड़ी देर के बाद मैं वहां पर आऊंगा और फिर इसका फैसला करूंगा। उस वक्त ही उसकी अम्मी तेजी से वहां आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे डांटते हुए कहने लगी, ये तुम इसके साथ किस तरह का सलूक कर रहे हो? पहले तो तुमने उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है और अब उसे यूं धुतकार रहे हो और जलील कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हुआ, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वो अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आपको किसने कहा है कि मैं उसे धुतकार रहा हूं? अरे मैं तो उसे अपनाने वाला हूं। जो शिकायत उसे मुझसे हैं, आज वो सारी शिकायत मैं दूर कर दूंगा। आज मैं उसे अपना नाम दे दूंगा और उसे वो सारी चीजें दूंगा जिसकी वजह से वो यहां पर आई है। और जहां तक इस बच्चे का सवाल है तो मैं इसे कबूल करने के लिए तैयार हूं। ये कहकर उसने खूनखार नजरों से मेरी तरफ देखा था और मुझे लग रहा था कि मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैंने जोरों शोर से नफी में सर हिलाया और उसे कहा, मुझे अब इस चीज की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे जितना बर्बाद करना था तुमने बर्बाद कर लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार कर मजीद अपने आप को तबाह नहीं कर सकती। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पता था कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा रोना और मेरी ड्रामेबाजियां ही मुझे इस सारे मसले से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक चीज का मुझे अंदाजा हो गया था कि उसके घर वाले इस मामले में बहुत सख्त थे। उन्होंने कभी भी अपने किसी बच्चे को ये इजाजत नहीं दी थी कि वो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करें। और अब हाशिम की असलियत जानने के बाद उसकी मां उसे जलील कर रही थी और उसका बाप उसे घर से निकालने की धमकी दे रहा था। उसी वक्त ही उसका छोटा भाई बोल पड़ा, कि आप लोग क्यों भाई को तंग कर रहे हैं? जब ये कह रहे हैं कि ये उस लड़की से निकाह के लिए तैयार है फिर तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। किसी किस्म की कोई परेशानी ही बाकी नहीं रहेगी। ये बात उसने जिस अंदाज में कही थी वो मैंने अच्छे तरीके से नोट किया था। मुझे लग रहा था जैसे उसे भी मेरी हकीकत के बारे में पता चल गया है। मैं उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने खाला रशीदा की तरफ देखा और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप वाकई मेरा भला चाहती हैं और मुझे इस घर की बहू बनाना चाहती हैं तो इसके लिए आपको पहले मेरे घर में आकर बात करनी होगी। आपको वहां पर मेरा मुनासिब अंदाज में रिश्ता लाना होगा। उसके बाद ही मैं इस इंसान से निकाह करने के लिए तैयार होंगी। अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि वो ऊंची आवाज में चिल्लाया और कहने लगा, बस बहुत हो गई हैं तुम्हारी ड्रामेबाजियां। अब मैं मजीद तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम एक नंबर की झूठी इंसान हो और ये तो मैं साबित करके ही रहूंगा। जहां तक तुमसे निकाह करने का सवाल है तो वो अभी होगा और इसी वक्त ही होगा। उसके बाद उसने अपने एक मुलाजिम को आवाज दी और उसे डांटते हुए कहा, अभी और इसी वक्त इसके पूरे खानदान का पता निकलवाओ और मुझे बताओ कि ये कहां से ताल्लुक रखती है। आज रात ही मैं इसके पूरे खानदान को तबाह बर्बाद करता हूँ। पता नहीं ये खुद को क्या समझ रही है। उसकी ये कहने की देर थी कि मैं उसके कदमों में गिर गई। मुझे नीचे बैठता देखकर रशीदा बेगम जल्दी से झुकी और मेरे कंधे से पकड़कर मुझे उठाते हुए तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बेटे को संभाल लूंगी। तुम्हें इससे डरने या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। तुम बस खामोशी से इससे निकाह कर लो। ना चाहते हुए भी मैंने एक ऐसे इंसान के साथ अपने आप को बांध दिया जिसके बारे में मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता था कि वह अय्याश तबीयत का मालिक है। उसकी हमेशा ही औरतों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। कभी भी उसने किसी औरत के साथ सीरियस रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की। वो लड़कियों के साथ दोस्ती करता था और उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देता था। अभी उसकी जिस लड़की के साथ शादी हो रही थी, बल्कि उसने घर वालों की पसंद से मजबूर होकर ही इतना बड़ा कदम उठाया था। निकाह के बाद मुझे फौरन ही उसके कमरे में लाकर बिठा दिया गया। अचानक ही मेरा ध्यान अपने घर की तरफ गया। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और ये देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि घर से न जाने कितनी कॉल्स आ चुकी थी। मैं उन्हें अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी का बता कर आई थी। मैंने उन्हें कहा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन इस सारे मामले में तकरीबन 4-5 घंटे जाया हो गए थे कि भाई मेरे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। मैंने जल्दी से अपनी दोस्त का नंबर मिलाया
ताकि उसे कह सकूं कि मेरे घर में बता दे कि मैं उसके पास हूं। पहली बैल पर उसने कॉल उठा ली और चीखते हुए कहने लगी, ये तुमने क्या किया है? तुमने तो कहा था कि तुम मेरा बदला लोगी, मगर तुमने तो जाकर अपना ही घर बसा लिया है। मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई। मैंने उसे कहा, जिस तरह तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये निकाह मैंने उससे अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि मेरी मजबूरी बन गई थी। मैं उसे वहां पर बर्बाद करने के लिए ही गई थी, और उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था मैं उसका बदला लेना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि सारा मामला उलट जाएगा और मैं फंस जाऊंगी। बस कर दो कोमल, खुदा के लिए बस कर दो। तुम्हारे ये ड्रामे में पहले से देखती हुई आ रही हूँ। हमेशा तुम इस तरह ही करती हो। हमेशा तुम मेरे हक पर डाका डाल देती हो। पहले तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन इस बार मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने जो भी मेरे साथ किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अगर उसकी शादी किसी और औरत के साथ हो जाती तो मुझे वाकई दुख ना होता, मगर जो कुछ तुमने करके मेरी पीठ में छुरा घोंपा है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। वो मेरी कोई भी बात सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। जिस दोस्त का साथ देने के लिए, जिसकी तकलीफ को कम करने के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, सब कुछ मेरे ही गले पड़ गया था। मैं ही कसूरवार साबित हो गई थी। मुझे तो अब उस इंसान से खौफ महसूस हो रहा था जिसने मुझसे निकाह करके अपने कमरे में जाने का कह दिया था। मैंने उससे कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दो, उसके बाद तुम बेशक मेरे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक ना रखना। मैं कभी भी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी और न ही कभी दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करूंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे घर में कॉल करके एक बार बता दो कि मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। वो अजीब से अंदाज में हंसी और कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है और अब तुम मुझसे ये उम्मीद रख रही हो कि मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगी। अरे ऐसा किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। तुम नहीं जानती कि मुझे तुमसे कितनी नफरत महसूस हो रही है। मेरा दिल कर रहा है कि तुम मर जाओ और मेरी हमेशा हमेशा के लिए तुमसे जान छूट जाए। ये कहकर उसने फोन काट दिया था और फिर उसी वक्त ही दोबारा से मेरे घर से कॉल आने लगी। न जाने मेरे दिल में क्या आया, मैंने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से अपने भाई के अल्फाज सुनकर मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई। मुझे लग रहा था कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई हूं। सारे रिश्ते मुझसे दूर चले गए थे और ये सब कुछ मेरी नादानी की वजह से हुआ था। मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। नजरें उठाकर देखा तो सामने वही सितमगर खड़ा था जो मुस्कुराती हुई नजरों से मेरी तरफ ही देख रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मेरे पास आया और मेरे चेहरे को थोड़ी से पकड़कर बुलंद करते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगा था कि मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा करके तुम खुद खुश रहोगी? अरे तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तुम जैसी ही लड़कियां जो अपनी दोस्तों को बचाने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं, आखिर में जलील और रुसवा होकर रह जाती हैं। यकीनन उसने थोड़ी देर पहले भाई से होने वाली मेरी गुफ्तगू सुन ली थी। भाई ने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया था कि अब मैं उनके पास दोबारा जाने की कोशिश न करूं, क्योंकि उन्हें सबा ने सब कुछ बता दिया है। वो दोस्त जिस पर मैंने आंखें बंद करके यकीन किया था, जिसे मैंने अपना सब कुछ माना था, जिसकी बात मेरे लिए पत्थर पर लकीर होती थी और जिसके साथ वक्त गुजारना मेरे सबसे पसंदीदा मशगला था, उसी ने मुझे दो कौड़ी का कर दिया था। मुझे मेरी अपनी ही नजरों में गिरा दिया था। मोहब्बत और दोस्ती पर से मेरा एतबार ही उठ गया था। हाशिम काफी देर तक गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर वो बेड पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, तुम हो तो वाकई बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मुझे उससे अब खौफ महसूस हो रहा था। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया और उसे कहा, खबरदार, जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो दोबारा से यूं हंसा था जैसे मैंने कोई लतीफा सुना दिया हो। फिर वो मुझे कहने लगा, तुम्हारे करीब आने का मुझे शौक भी नहीं है। मैं यहाँ पर तुमसे मोहब्बत जताने के लिए नहीं आया, बल्कि अब तुम्हें सारी जिंदगी के लिए मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि तुमने हाशिम से पंगा लेकर अपनी जिंदगी को कितनी मुश्किल में डाल दिया है। एक चीज की तो मुझे तसल्ली हो गई है कि अब तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारे बारे में खबर रखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। साफ जाहिर है कि वो तुमसे हर तरह का रिश्ता तोड़ चुके हैं। अब तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हो। सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें जानता हूं और तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैंने उससे कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ दोबारा से मेरे पास आकर खड़ा हो गया।
और मेरे सर पर उंगली जोर से मारते हुए कहा, तुम्हें एक नफ्सियाती मरीजा बना दूंगा, तुम्हें पागल कर दूंगा और फिर उसके बाद तुम्हें पागल खाने छोड़ दूंगा। ये कहकर वो वहां पर रुका नहीं था, बल्कि दोबारा से कमरे से बाहर निकल गया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये एक नफ्सियाती इंसान है। इसके बारे में सभावी बातें करती रहती थी और मुझे बताती थी कि उसे हाशिम की बिल्कुल भी समझ नहीं लगती। तब मुझे अपनी दोस्त पर बहुत गुस्सा आता था। मैं उसे कहती थी कि अगर तुम उसे समझ ही नहीं पा रही तो उसके साथ रहने का क्या फायदा, बेहतर है कि उसे छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वो तड़प उठती थी और कहती थी, तुम तो यूं कह रही हो जैसे ये बहुत ही आसान काम है। मैंने उससे मोहब्बत की है और उसे मरते दम तक नहीं छोड़ सकती। मुझे उन लोगों की आशिकी से शुरू से ही बहुत ज्यादा चिढ़ थी, क्योंकि मैंने देखा था कि जब से मेरी दोस्त रिलेशनशिप में आई थी तब से वो रो ही रही थी। और उसकी वजह यह थी कि हाशिम हमेशा उससे बेरुखी का मुजाहरा करता था। शुरू शुरू में ऐसा नहीं था। पहले पहल जब उन दोनों की बात होना शुरू हुई थी तो वो हमेशा ही खुश रहती थी और मुझे हर वक्त अपने आशिक के बारे में बताती रहती थी, जो उसे मुख्तलिफ किस्म के तहाइफ देता था। दिन में न जाने कितनी बार उसे कॉल करता था, उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाता था। मगर जब उसे महसूस होने लगा कि अब ये लड़की उसके जाल में फंस गई है और अब ये उसे छोड़कर नहीं जा सकती, तो वो दोबारा से अपनी पुरानी टोन में वापस आ गया। उसने दोबारा से अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। अब वो उसे पहले की तरह अहमियत नहीं देता था, बल्कि कई कई दिन तो उसे कॉल ही नहीं करता था और फिर काफी अरसे के बाद उससे माफी मांग लेता था। मेरी दोस्त, जो कि ये सोचती रहती थी कि अब वो कभी भी उससे बात नहीं करेगी, बल्कि उसे वैसे ही तकलीफ पहुंचाएगी जैसी तकलीफ वो उसे पहुंचा रहा है, वो उसके एक मैसेज पर तड़प उठती थी और भागी हुई उसके पास चली जाती थी। मैं, जो इतने अरसे से उसे समझाती रहती थी, मेरी सारी नसीहतें बेसूद जाती थी। हाशिम के बारे में बहुत सारी बातें तो मुझे मालूम थी, लेकिन फिर भी उस इंसान के साथ जिंदगी गुजारना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लग रहा था, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक था। और इस बात का अंदाजा मुझे आज ही हो गया था जब उसने अपनी मां को भी खामोश रहने का कह दिया था और अपना हुक्म सुना दिया था। सब घर वालों ने उसका हुक्म माना था और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनकार कर सके। बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी कि कमरे का दरवाजा दोबारा से खुला और रशीदा बेगम कमरे में दाखिल हुई और छोटे छोटे कदम उठाती हुई मेरे पास आई। और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनकार कर सके और प्यार से मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, तुम्हारे साथ इस तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी। मेरे बेटे ने जो कुछ भी माजी में तुम्हारे साथ किया है, मैं उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। समझ नहीं आ रही कि तुमसे कैसे माफी मांगू। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे हाथ पांव बुरी तरह से फूल गए थे। वो औरत मेरे सामने हाथ जोड़े बैठी हुई थी और रो रही थी और मुझसे एक ऐसे गुनाह की माफी मांग रही थी जो ना तो उसने किया था और ना ही उसके बेटे ने किया था। मुझे शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं इसके अंदर समा जाऊं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला था, मगर इस बार न जाने मुझे क्या हो गया था जो मैंने किसी भी चीज के बारे में सोचे बगैर ही अपनी जिंदगी को खतरे में डालने का फैसला कर लिया था। मैंने उन्हें कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माजी में जो कुछ भी हो गया है बस उसे भूल जाएं। आने वाली जिंदगी के बारे में सोचें। मैं भी अब माजी की तलखियों को भूलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये अल्फाज मैंने बड़ी मुश्किल से अदा किए थे। उन्होंने प्यार से मेरे हाथ पकड़ लिए और थपकते हुए कहने लगी, बेटा तुम बहुत ही सब्र वाली हो, अल्लाह तुम्हें जरूर तुम्हारे सब्र का अजर देगा। और जहां तक मेरे बेटे का सवाल है तो वो दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। जिससे वो मोहब्बत करता है उस पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार उसे समझने की कोशिश करो। जब वो तुम्हारे साथ ताल्लुक में रहा था तब तुम्हें उसकी फितरत का अंदाजा हो ही गया होगा। मैंने जोरों शोर से हाँ में सर हिला दिया था। मैं चाहती थी कि वो मौजू तब्दील करें, क्योंकि मुझे हाशिम के नाम से बहुत चिढ़ हो रही थी। काफी देर तक वो बैठी रही, मुझे तसल्लियां देती रही। उसके बाद उन्होंने परेशानी से अपने सर पर हाथ मारा और कहने लगी, इस लड़की का भी कोई पता नहीं चलता। जब दिल करता है घर से बाहर निकल जाता है और जब दिल करता है वापस आ जाता है। इसकी आज शादी हुई है, इसे चाहिए कि अपनी बीवी के पास मौजूद रहे। पता नहीं अब कहाँ चला गया होगा। तुम यहाँ पर बैठो, मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैंने जल्दी से उनकी बाजू पकड़ ली और उन्होंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, वो कोई जरूरी काम कर रहे होंगे, जब फारिग होंगे तो आ जाएंगे, आप उन्हें परेशान न कीजिएगा। वो भी कुछ नहीं बोली और कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिमाग उस वक्त बहुत तेजी से हरकत कर रहा था।
हजारों तरह के आइडियाज थे जो उस वक्त मेरे दिमाग में आ रहे थे। मुझे अब इस सब से किसी न किसी तरह से निकलना था। मैं किसी को भी अपनी जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकती थी। जो गलती मैंने की थी उस पर मैं शर्मिंदा भी थी और माफी मांगने के लिए भी तैयार थी। लेकिन एक आदमी जिससे मैंने हमेशा ही अपनी दोस्त की वजह से नफरत की थी, उसको अपने शौहर के रूप में देखना और फिर उसकी बेरुखियां बर्दाश्त करना, ये सब मेरी हिम्मत से बाहर की बातें थी। न जाने उस वक्त मेरे जहन में क्या आया था। मैंने जल्दी से जुबैर को कॉल मिलाई। पहली ही बैल पर उसने कॉल उठा ली थी। वो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त था जो कि यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही मेरे साथ था, लेकिन बाद में वो अपने पापा के बिजनेस में दिलचस्पी लेने लगा था और इसकी वजह से उसने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी थी। जिंदगी के हर मोड़ पर जब भी मैंने मुश्किलात का सामना किया था, ये मेरे साथ डटकर खड़ा हुआ था। उसके सहारे की या उसके दिलासों की ज़रूरत हुई, उसने कभी भी मुझे इनकार नहीं किया था। ये मेरा वो वाहिद दोस्त था जिससे मेरे घर वाले भी वाकिफ थे। मेरे भाई भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो मुझे उससे बात करने से रोकते नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि जुबैर एक खानदानी लड़का है और वो कभी भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। अम्मी तो उसे इस हद तक पसंद करने लगी थी कि उन्होंने सोच लिया था कि मेरी शादी उसी से ही करवाएंगी। मैंने अम्मा को इनकार कर दिया था क्योंकि मैंने कभी भी उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचा था। मैं उसे अपने भाई जैसा ही समझती थी, मगर मैं ये बात भी जानती थी कि वो मेरे लिए अपने दिल में जज्बात रखता है। कभी कभार मुझे उसके लिए बुरा भी महसूस होता था कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और मैंने सिर्फ उसे अपने मतलब के लिए रखा हुआ है। अब मैं अम्मा को क्या समझाती कि ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है जो मैं सोच समझ कर लूंगी। अपने आसपास बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद होती हैं जिनमें लड़कियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ कर दी गई थी और वो इतनी बुरी जिंदगी गुजारती हैं। ना तो वो अपने शौहर को पसंद होती हैं और ना ही उनके ससुराल वाले उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। यहाँ तक कि उनके घर वाले भी अब उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें साफ साफ कह दिया गया था कि अब अपने शौहर के साथ ही जिंदगी गुजारा करो। ये सारे हालात देखकर मैंने फैसला किया था कि एक ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करूंगी जिससे मेरी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो मुझे समझता होगा, जो मुझसे मोहब्बत करता होगा और मेरे लिए आवाज उठाना जानता होगा और जो मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ना भी जानता होगा। जुबैर में वो तमाम खुसूसियात मौजूद थी, लेकिन फिर भी मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी और ये बात मैं सबको समझा समझा कर थक चुकी थी। फोन पर जब मैंने जुबैर की आवाज़ सुनी तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर वो परेशान हो गया और मुझे कहने लगा, क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रही हो, क्या कोई मसला हो गया है या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? जो कुछ भी है मुझे बताओ, अगर ज़्यादा मसला है तो तुम रुको, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। वो फौरन से ही बेचैन हो गया था। उसकी ये बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका और कहा, अब वहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ। वो हैरान रह गया और मुझसे सवाल करते हुए कहने लगा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैंने उसे रोते हुए अपने ऊपर बीती हुई दास्तान सुना दी। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ सदमे से चूर थी। वो मुझे कहने लगा, मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझा हुआ था। आखिर तुम कैसे इस तरह का काम कर सकती हो? तुम जानती भी थी कि इस काम में खतरा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने ऐसी दोस्त के लिए अपनी जान को खतरे में डाला जिससे तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैंने उसे कहा, फिलहाल ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो। मैंने उसी वक्त ही बैठे बैठे फैसला लिया था कि खामोशी से यहाँ से निकल कर चली जाऊंगी, क्योंकि इस इंसान की दस्तरस में रहने का मतलब था अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए कैद में डाल देना, जो मैं किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उससे कहा, तुम इस घर की पिछली गली में गाड़ी लेकर आ जाओ, मैं तकरीबन 15 मिनट तक वहां पर पहुंच जाऊंगी। मुझे एक सहूलत ये हो गई थी कि जुबैर का घर भी इस एरिया के आसपास ही था और उसे यहाँ पर पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही लगने थे। सबसे पहले तो मैंने ये भारी लिबास उतारा, चूंकि नौकरानी ने मुझे जबरदस्ती पहना दिया था। मैंने अपना चेहरा भी धो दिया था। एक नज़र खुद को शीशे में देखा। मेरे चेहरे की रौनक अभी भी कम नहीं हुई थी, बिलाशुबा मैं बहुत प्यारी थी। मैंने दिले दिल में खुद को सराहा और सोचा कि मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए एक अच्छा और नेक इंसान ही होना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी इस जलील के साथ नहीं गुजार सकती और इसके लिए मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। इससे पहले कि मैं वहाँ से बाहर निकलती, किसी ने अचानक ही मेरी बाजू पकड़ी और मुझे दोबारा से दरवाजे के अंदर धकेल दिया। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने हैरत से सर उठाकर देखा तो वहां पर वो जालिम इंसान खड़ा था जो इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई
यहां से बाहर निकलने की। तुमने क्या सोचा है? तुम आसानी से मेरी दस्तरस से निकल जाओगी और मैं तुम्हें इसकी इजाजत भी दे दूंगा। तुम उस वक्त तक मेरी जिंदगी से नहीं निकल सकती जब तक कि तुम मर ना जाओ या फिर मेरा इंतकाल ना हो जाए। उससे पहले तुम्हारा मेरी कैद से फरार इख्तियार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे पहले कि वो मजीद ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाता, जुबैर भी न जाने कहां से वहां पर चला आया। वो तेजी से आगे बढ़ा और हाशिम को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहने लगा, तुम होते कौन हो इसे यूं हाथ लगाने वाले? ये मेरे साथ जाएगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। वो अजीब से अंदाज में हंसा और बोला, अब मुझे सारी कहानी समझ आई है। तो तुमने यहां पर अपने आशिक को बुला लिया है, लेकिन तुम्हारा आशिक भी अब यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकता। ये कहकर उसने गार्ड्स को आवाज दी जो किसी जिन की तरह वहां पर हाजिर हो गए। उसने उन्हें कहा, जब तक इसकी आखिरी सांसें न चलना शुरू हो जाए तब तक इसे नहीं छोड़ना। मैं तेजी से उसके सामने गई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के लिए इस तरह का कोई भी जुल्म न करना, ये यहां से चला जाएगा। मैंने जुबैर को वहां से जाने का इशारा किया क्योंकि मैं जानती थी कि ये इंसान नहीं बल्कि हैवान है और इससे किसी भी किस्म के जुल्म सितम की उम्मीद रखी जा सकती है। और फिर मेरी लाख मिन्नतों के बाद वो वहां से चला तो गया, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि वो दोबारा जरूर आएगा और मुझे यहां से छुड़वा कर ले जाएगा। उसके बाद हाशिम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ कमरे के अंदर लेकर गया। मैं अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं अब कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही थी। उसने जोर से मुझे बिस्तर पर धक्का दिया और कहने लगा, तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई मासूमियत देखकर मुझे लगा था कि तुम अंदर से ही मासूम हो, लेकिन ये मेरी गलतफहमी है। तुम मासूम नहीं बल्कि तुम बाकी लड़कियों की तरह ही चालाक हो जो लड़कों से दोस्ती करती हैं और उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। आज तुम्हारा असल चेहरा भी मेरे सामने आ गया है। थोड़ी देर पहले तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नरमी पैदा हुई थी, अब वो नरमी भी निकल चुकी है। अब तुम मेरे अताब का निशाना बनोगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अपनी जान पर कितना बड़ा जुल्म कर लिया है। उसने जो बातें कही थी वो सच साबित करके दिखा रहा था। उसने मेरी जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी थी। एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून नसीब नहीं होता था। मेरी उस घर में हैसियत नौकरानियों जैसी थी। जब उसकी माँ उसे मना करती थी तो वो उन्हें भी डांट कर खामोश करवा देता था और साफ अल्फाज में कह देता था कि ये मेरी बीवी है और इसके साथ मैं जैसा चाहे वैसा सुलूक कर सकता हूँ। मैं सबसे बहुत तंग आ गई थी। मैं अक्सर ही उसके सामने फूट फूट कर रो देती और उसकी मिन्नतें करते हुए कहती कि खुदा के लिए मेरी ये तकलीफ खत्म कर दो। वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा देता था और मुझे कहता था, तुम्हारे ये आंसू मुझे बहुत खुशी पहुंचाते हैं। अगर तुम इस तरह से सारी रात रोती रहो तो मेरा अगला दिन बहुत ही खुशगवार गुजरता है। वो एक अजीब नफ्सियाती किस्म का इंसान था। मैंने उससे माफी मांगकर भी देख लिया था और मैंने उससे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे घर वालों को सच बता दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने तुम पर इल्जाम लगाया था। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दो क्योंकि यहां पर जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जवाब में वो हंस देता था और कहता था, अभी तो तुम्हारा वो झूठ भी सच साबित करके दिखाना है। अभी तो तुमने मेरे बच्चे को भी इस दुनिया में लाना है। उसके बाद उसको तुमसे छीन लूंगा और तुम्हें खुद से बहुत दूर भेज दूंगा। उसकी ये वाहिद बात है जिससे मुझे बहुत खौफ महसूस होता था। तकरीबन 2 महीने तक तो उसने मेरे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक न रखा और मुझे इस तरह से ही तकलीफें पहुंचाता रहा। लेकिन 2 महीनों के बाद एक दिन उसने मुझसे अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर लिया। वो भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मुझसे एक बच्चा चाहता था और फिर वो उसे मुझसे छीनकर मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। मैंने एहतजाज करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरे एहतजाज को किसी भी खातिर में नहीं लाया गया। मजीद 1 महीना गुजरा था जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया और फिर डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुना दी कि तुम उम्मीद से हो। यह खबर मेरे सर पर किसी बम से कम नहीं थी। तकलीफ थी जो बढ़ती ही चली जा रही थी। अब तो उसकी दस्तरस से भागना मेरे लिए लाजमी हो गया था क्योंकि मैं अपना बच्चा किसी भी सूरत उस वहशी को नहीं दे सकती थी। जहां तक जुबैर का सवाल था तो न जाने वो उस दिन के बाद कहां पर चला गया था। मेरा उससे कोई भी राब्ता नहीं हो पाया था। पता नहीं उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। मैंने उसका नंबर भी डायल करने की कोशिश की थी लेकिन वो भी बंद जा रहा था। मैंने उसके घर में कॉल की तो उसके घर वालों ने भी लाइल्मी का इजहार किया था। मुझे लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। एक दिन मैं बैठी टीवी देख रही थी जब हाशिम मुस्कुराते हुए लॉन्च के अंदर दाखिल हुआ
और मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर जल उठा। वो जल्दी से चलता हुआ मेरे पास आया, मेरे हाथ से रिमोट लेकर जोर से जमीन पर मारा। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हमन्नकों की तरह उसके चेहरे को देखने लगी। उसने एकदम ही मेरा मुंह दबोचा और मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे से मैं मुस्कुराहट हमेशा हमेशा के लिए जुदा करने के वास्ते ही तुम्हें अपनी जिंदगी में लाया था। तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। अगर तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हें इस तरह से हंसता देखकर मेरे दिल में कैसे कैसे ख्याल आते हैं तो तुम मुझसे दूर भागना पसंद करोगी। मेरी आंखों में दोबारा से आंसू आ गए। वो मेरी हालत का भी लिहाज नहीं कर रहा था। उसने आज दोबारा से ही मुझ पर हाथ उठाया था। बस अब बहुत हो चुकी थी। यूं लग रहा था जैसे मेरे पास अल्फाज भी खत्म हो गए, क्योंकि उसे समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। एक दिन मैं उसके कदमों में गिर गई और उससे कहा, आखिर तुम कब ये रवैया खत्म करोगे? कब मुझे तुम एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी दोगे? अच्छी और पुरसुकून जिंदगी के बारे में तुम सिर्फ और सिर्फ ख्वाब में सोच सकती हो। मैं एक ऐसी औरत को कभी भी वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो माजी में मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम कर चुकी हो। उसकी ये कहने की देर थी। मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उससे कहा, तुम ये बात कैसे कर सकते हो जबकि तुम मेरे किरदार की गवाही देने वाले पहले इंसान हो? तुम्हें पता है कि मैंने माजी में इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की। वो घुटनों के बल झुका और मुझे कहने लगा, तो फिर उस जुबैर का क्या चक्कर है जो हर वक्त ही तुम्हारे साथ रहता था? तुमने तो उसे अपने घर वालों के साथ भी मिलवाया हुआ था और बहुत जल्द तुम यकीनन उसी के साथ ही शादी करने वाली थी। तुमने उससे मोहब्बत भरी बातें की होंगी, अपने दिल का हाल उसे सुनाया होगा, वो सारी चीजें जिस पर मैं हक रखता था। तुमने उसे इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने चिल्लाते हुए उसे खामोश रहने के लिए कहा। और यहां पर मुझसे दोबारा गलती हो गई थी। मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि थोड़ी देर से पहले उसने मुझे मना किया था कि उसे यूं चीखती चिल्लाती हुई लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखने लगा और गुर्राते हुए बोला, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले समझाया था, लगता है तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती। ये कहकर उसने मुझे बालों से पकड़ा और मुझे पीटने लगा। उसने मुझे इस कदर मारा था कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यूं लग रहा था जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझसे सांस लेना दुश्वार हो गया था। मेरी यह हालत देखकर वो चंद लम्हों के लिए परेशान हो गया। वो जल्दी से मेरे पास आया और मुझ पर झुकते हुए बोला, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं उस वक्त अस्पताल में मौजूद थी। करीब ही वो बैठा हुआ था। उसने सर झुकाया हुआ था। मुझे होश में आता देखकर वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर थपकते हुए कहने लगा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन तकलीफ की वजह से उठ नहीं पा रही थी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखा और उससे पूछा, मेरा बच्चा तो ठीक है? वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। उसने मुझसे नजरें चुराना शुरू कर दी। मुझे उसका यह अंदाज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उसे दोबारा मुखातिब किया और उससे यही सवाल किया। अब की बार वो बोला तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसने मुझे कहा, बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया है। मुझे लगा था कि मेरे सर के ऊपर सातों आसमान आकर गिर गए हों। वो बच्चा जिसे मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ महसूस किया था, जिसकी खुशी भी मुझे खुश कर देती थी, वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। मैं जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी और रोते हुए कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चलता हुआ मेरे पास आया। इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगाता, मैंने गुस्से से उसके हाथ को झटका और चिल्लाते हुए कहा, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इतने अरसे से मुझ पर फजूल शक कर रहे थे और उस शख्स की बुनियाद पर तुमने मुझे हमेशा ही तकलीफें दी। उसी की वजह से तुमने मेरे बच्चे को भी मार दिया है। तुम उसके कातिल हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज से पहले मैंने उसके चेहरे पर इस कदर तकलीफ नहीं देखी थी। वो जल्दी से आया और मेरी कदमों वाली साइड पर बैठते हुए कहने लगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मगर मैं क्या करता। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी और मुझे तकलीफ पहुंच रही थी कि मेरी मोहब्बत माजी में किसी और के साथ ताल्लुक रख चुकी है। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी ऐसा ही करती। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करती होती तो पहली बात यह है कि मैं कभी भी तुम पर शक नहीं करती। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर अपनी मिल्कियत जाहिर करना चाहते थे। मेरी जिंदगी में जितने भी वाकयात रोनुमा हो रहे थे उसमें मेरी अपनी भी गलतियां थी। मैं ये सब मानती थी, मगर उस इंसान ने भी मुझे कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा था
उस इंसान ने मुझसे हर तरह का सुकून छीन लिया था और मुझे कैसी लड़की बना दिया था जो सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाना और मसलों से दूर भागना जानती थी। एक जमाने में मैं अपने सारे मसले खुद ही हल करती थी। मैं बहुत बहादुर हुआ करती थी, मगर अब आकर मेरी सारी बहादुरी खत्म हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं सोचने समझने की तमाम सलाहियतें ही खो चुकी हूँ। थोड़ी अरसे के बाद वो मुझे घर लेकर आ गया, लेकिन मैं उसके साथ किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं कर रही थी। वो हर तरह से मेरा ख्याल रखता था, सोने से लेकर मेरे खाने तक उसने तमाम चीज़ों पर नजर रखी हुई थी। और अगर किसी दिन मैं खाने से इनकार कर देती थी तो वो फौरन बेचैन हो जाता था, और जब तक मुझे खाना नहीं खिला लेता था तब तक सुकून से नहीं बैठता था। उसकी ये हरकतें देखकर मैं बेसाख्ता सोचती हूँ कि काश ये सब कुछ ये पहले ही कर लेता तो आज मैं अपने बच्चे को ना खोती। उससे मेरी नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि जब जब मैं उसे देखती थी मुझे अपने बच्चे का ही ख्याल आता था और मैं उसे वक्फे वक्फे से ताने भी देती रहती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि एक दिन वो भी फट पड़ेगा। एक दिन वो चीखने लगा और मुझे कहने लगा, वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं था बल्कि मेरा भी बच्चा था। जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उतनी तकलीफ मुझे भी हो रही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे उस वक्त तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, मगर मैं अपनी जहनी कैफियत का क्या करता। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे पागल करके रख दिया था, और उधर वो जुबैर था जो हर रोज ही मुझे मैसेजेस करता था और मुझे बताता था कि तुम लोगों ने फलानी फलानी जगह पर वक्त गुजारा हुआ है। और दूसरी तरफ वो सबा थी जो कहने को तो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन उससे बड़ा सांप तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नहीं होगा। वो भी मुझे तुम्हारे माजी के चक्करों के बारे में बताती थी। मैंने उससे कहा, अभी और इसी वक्त खामोश हो जाओ। अगर तुम मेरी दोस्त को धोखा ना देते तो ऐसा कभी भी नहीं होता। उसने हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कहने लगा, पहले मेरी बात गौर से सुनो। सबसे जरूरी चीज यह है कि मेरा तुम्हारी दोस्त के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक पागल और नफ्सियाती औरत होती थी जिसने मुझे जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रखा हुआ था। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से वापस घर जा रहा था तो वो अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मजबूरन मैं उसे अस्पताल लेकर चला गया। मैं उसे वहां पर मरते हुए नहीं छोड़ सकता था। वो खूबसूरत थी, इसमें कोई भी शक नहीं है, बहुत मासूम भी थी, मगर मेरे दिल में उसके लिए किसी किस्म का कोई जज्बा नहीं था। जब वो होश में आई तो अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करने लगी। मैं नहीं जानता था कि वो ये सारा ड्रामा कर रही है। उसने अपनी याददाश्त चले जाने का ड्रामा किया और मुझे अपना शौहर कहना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मैं मजीद खौफजदा हो गया। डॉक्टर को न जाने उसने पैसे दिए थे या फिर क्या कहा था, वो भी उसका साथ दे रहा था। उसने मुझे नसीहत की कि मैं उसे किसी भी किस्म की तकलीफ न पहुंचने दूं, और जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक मैं इसे सच्चाई के बारे में ना बताऊं, वरना इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। उस वक्त मैं अजीब किस्म की कश्मकश में फंस गया था। मैं उसे मजबूरन अपने घर लेकर आ गया। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि उसके वालिदैन का अरसा पहले ही इंतकाल हो गया था और वो अपने मामू के घर रहती थी। वहां पर उसने ये बता दिया कि वो अपनी दोस्त के घर में गई हुई है, और मुझे उसने ये कहा कि वो अपने घर में किसी का भी पता नहीं जानती। उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे सिर्फ याद है कि मैं उसका शौहर हूं। क्योंकि वो मासूम थी और अच्छी थी, मैंने उसके साथ वक्त गुजारा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में उसके लिए जज्बात पैदा हो गए, मगर मोहब्बत तब भी पैदा नहीं हुई थी। वो मेरे साथ हद से ज्यादा अटैच हो गई थी। इसी वजह से मेरी मजबूरी बन गई थी कि मैं अब उसे ना छोड़ूं। जब उसकी याददाश्त वापस आई तो वो अपने घर चली गई, लेकिन तब तक हम दोनों के दरमियान भी मजबूत ताल्लुक कायम हो गया था। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद मुझे ये पता चला कि वो बाकी लोगों के साथ भी ताल्लुकात रखती है। मुख्तलिफ लड़कों के साथ उसकी दोस्ती है जिनसे वो पैसे लेती है और फिर बाद में उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देती है। इस तरह की बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ लड़कों के बारे में सुन रखी थी। मैं नहीं जानता था कि इस तरह की लड़कियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं। जब मुझे असलियत का पता चला तो मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। इस दौरान वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर आ गई, और तुम वो पहली लड़की थी जिसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़का था। अगर मैं ये कहता कि मुझे पहली ही नजर में तुमसे मोहब्बत हो गई थी तो इसमें भी कुछ गलत नहीं था। बिलाशुबा तुम बहुत ही खूबसूरत थी और शरीफ भी थी, मगर मेरी बदकिस्मती ये थी कि तुम उसकी दोस्त थी। मैं जानता था कि तुम्हें मैं अपने बारे में कुछ भी कहूं, कितनी भी सफाइयां क्यों ना पेश कर लूं, मगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। इसी वजह से मैंने तुम्हें कुछ भी कहने का इरादा मुलतवी कर दिया और उसे खामोशी से छोड़ दिया।
कुछ ही दिनों के बाद घर वालों ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं शादी करूं। अपनी तो मेरी कोई पसंद नहीं थी, तुमसे मोहब्बत थी, मगर जानता था कि तुम कभी भी मेरी जिंदगी में शामिल होने का फैसला नहीं करोगी। इसलिए मैंने अम्मा जान को कह दिया था कि आप अपनी पसंद की लड़की से मेरा निकाह पढ़ा दें। मगर अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और जिस दिन मेरा निकाह हो रहा था उस दिन तुमने वो ड्रामा कर दिया। मैं अंदर ही अंदर से बहुत खुश था। मैं नहीं जानता था कि मेरी ख्वाहिश इस तरह से पूरी हो जाएगी। जब तुमने जुबैर को वहां पर बुलाया और जब मैंने उससे तुम्हारे बारे में बातें सुनी, यूनिवर्सिटी में जाकर पता करवाया, तो वहां पर भी लोग तुम लोगों के बारे में गलत बातें कर रहे थे। इसकी वजह से मेरा दिल बदजन हो गया था। मेरी बचपन से आदत है कि जिस चीज से मैं हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूं उस पर मैं किसी की भी नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने जुबैर के साथ राब्ता रखा हुआ था। मेरी मजबूरी बन गई थी कि मैं उसे भी गायब कर दूं। मैंने उसे किडनैप करवाया। अभी वो मेरे फार्म हाउस पर ही मौजूद था। फिक्र मत करना, वो ठीक है। उसे मैंने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और जहां तक तुम्हारी दोस्त का सवाल है तो उसका कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ है। वो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गई है। उसे खुदा का खौफ आ गया है। तुम्हारे घर वालों को उसने सारी हकीकत के बारे में बता दिया है। तुम्हारे घर वालों ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर मैं चाहता था कि पहले तुमसे अपने सारे मामला क्लियर कर लूं। हमारे दरमियान जो दूरियां हैं मैं उन्हें ख़त्म करना चाहता था। उस दिन मैं गुस्से में इस वजह से था क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कि वो मुझसे तुम्हारी तलाक करवाएगा। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचा दी और फिर अपने बच्चे को भी खो दिया। मगर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी जात के अंदर जितनी भी कमियां मौजूद हैं मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा और दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया नहीं रखूंगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो और एक और मौका दे दो। आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिर रहे थे। बात मुकम्मल करने के बाद वो रो रहा था। उसका रोना मेरे दिल पर खंजर की तरह लग रहा था। मैंने जल्दी से उसके आंसू साफ किए और उससे कहा कि माजी में जो कुछ भी हुआ है गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है, लेकिन अब चूंकि सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, हकीकत दोनों के सामने आया हो गई है। मैं भी अब मजीद इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हूँ। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे दोबारा कभी भी इस तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाओगे और ना ही मुझे कभी मायूस करोगे। उसने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और बोला, तुम बेफिक्र हो जाओ। अब मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। कुछ ही दिनों के बाद मैं अपने घर वापस आ गई। भाई बहुत शर्मिंदा नजर आ रहा था। उसने जब मुझसे मेरी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में पूछा तो मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। यूं सारे मामला सुलझ गए थे। बिलाशुबा ठीक ही कहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। मेरी भी आसानियां शुरू हो गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।